नमस्कार दर्शकों, सवाल पब्लिक का शो पर आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। गलवान के बाद चीन से दूसरी बड़ी झड़प। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन के सैनिकों में झड़प बताई जा रही है। तवांग के करीब दोनों देशों के सैनिकों के बीच में एक भिड़ंत हुई। भारत और चीन के कई सैनिक घायल हैं, सूत्र ये हमें बता रहे हैं। 3 दिन पहले भी हुई थी ऐसी एक झड़प सैनिकों में और 9 दिसंबर में भिड़े थे ये दोनों देशों के सैनिक। इस वक्त यही बड़ी खबर आ रही है तवांग के पास अरुणाचल में, जहां ये झड़प हुई है और कुछ माइनर इंजरीज की बात बताई जा रही है जो दोनों तरफ के सैनिकों के बीच झड़प में हुई है। ताज़ा खबरें हमारे पास आ रही हैं। हम कोशिश करेंगे अपने संवाददाता शिवानी के साथ और राकेश पांडे के साथ बात कर सके। राकेश, आपकी तरफ आ रही हूँ। और राकेश जी, हमारे दर्शकों को आज ये बता दीजिए कि इस झड़प के बीच में किस तरह की इंजरीज नजर आई हैं और क्या ताज़ा खबर हमें मिल रही है अपने सूत्रों से। डिफेंस मिनिस्ट्री से कोई स्टेटमेंट आया है कि नहीं? देखिए रविका जी, जो बड़ी खबर है अरुणाचल प्रदेश के तवांग में, जहां पर भारत और चीन के सैनिक सामने आ गए और दरअसल चीन की सेना पेट्रोलिंग करते हुए भारतीय इलाके की ओर आ रही थी और उसके बाद जब भारतीय सैनिकों ने रोका कि ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, आप इसके आगे मत बढ़िए, तो वहां पर झड़प हुई। और 2.5 साल पहले गलवान में जिस तरीके की झड़प हुई थी, कुछ उसी तरीके की झड़प, लेकिन इंजरी उतनी ज्यादा नहीं हुई है जिस तरीके की जानकारी अभी निकलकर सामने आई है। माइनर इंजरीज की बातचीत है और उसके बाद तुरंत कमांडर लेवल की बातचीत हुई है और उसके बाद इस मसले को सुलझा लिया गया। फिलहाल वहां पर पूरी तरीके से शांति है, लेकिन दरअसल यहां पर यह भी समझने की जरूरत है कि क्यों बार बार चीन खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के इलाके को टारगेट कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में नविका जी, आपको पता है किस तरीके से केंद्र सरकार लगातार वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है। करीब 40,000 करोड़ की लागत से वहां पर हाईवे का निर्माण हो रहा है और दरअसल चीन को यह बात खटक रही है, इसीलिए उसकी नजरें खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट पर टिकी हुई हैं और इसीलिए वो लगातार पेट्रोलिंग और अरुणाचल प्रदेश से लगती जो आगे की सीमा है, जो चीन के इलाके हैं, वहां पर उसने आसपास के जो गांव थे, किस तरीके से उसने एक रणनीति के तहत उसने उनका नाम बदल दिया। वो लगातार इस इलाके में आगे बढ़ना चाहता है और आगे बढ़कर भारतीय इलाके में वो दाखिल होना चाहता है। और अरुणाचल प्रदेश का ये तवांग का इलाका, जहां पर ये पूरी चीनी सैनिक पेट्रोलिंग करते हुए भारतीय इलाके की ओर आ रहे थे और वहीं पर जब भारतीय सैनिकों ने रोका तो उस दौरान वहां पर उनसे कहासुनी हुई, बहस हुई और उसके बाद उसने झड़प का रूप अख्तियार कर लिया और उसके बाद जो है वहां पर भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने से संघर्ष थे। हालांकि इसके तुरंत बाद वहां पर कमांडर लेवल की बातचीत और दरअसल ये जो पूरा इलाका है अरुणाचल प्रदेश के तवांग के आसपास का पूरा इलाका, जहां की सीमा चीन से सटती है, वहां पर लगातार भारत सरकार बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर रही है। 40,000 करोड़ की लागत से 2000 किलोमीटर लंबा हाईवे वहां पर बन रहा है और यह हाईवे कहा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की लाइफलाइन होगी और चीन के सामने भारत की जो स्थायी ग्राउंड पोजीशन है वो भी इसको और ज्यादा पुख्ता करेगी। इसी से चीन लगातार। राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है, 11 दिसंबर को जो झड़प हुई है उसमें बताया जा रहा है कि चीन के सैनिक ज्यादा घायल हुए थे, लेकिन आज कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि दोनों देशों के बीच में एक फ्लैग मीटिंग भी हुई है। शिवानी हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारी डिफेंस संवाददाता। और शिवानी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आज फ्लैग मीटिंग हुई? ये फ्लैग मीटिंग किसी तरह से किसी कंक्लूजन पे पहुंची? ये जो 2 बार झड़प हुई है दोनों सैनिकों के बीच, दोनों देशों के सैनिकों के बीच, उसके बारे में डिफेंस मिनिस्ट्री से आपको क्या खबरें मिल रही? नाविका जी, डिफेंस मिनिस्ट्री से हमारी अभी बातचीत हुई और अभी हमें ये उन्होंने बताया कि जो झड़प हुई है 9 दिसंबर को और 11 दिसंबर को, उन दोनों ही झड़पों के बाद एक फ्लैग मीटिंग वहां पर हुई है और डिसएंगेजमेंट हुआ, यानी जो ट्रूप्स इन्वॉल्व हुए थे इस फ्रिक्शन पॉइंट पर एक दूसरे के साथ, उनको पीछे हटाया गया। और माइनर इंजरीज की भी खबरें आई हैं, क्योंकि यहाँ पर एक संधि के तहत अगर भारत और चीन दोनों के सैनिक पेट्रोल करते हैं, उनके हाथ में कोई वेपन नहीं होता है, लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि चीन के सैनिक अपने हाथों में डंडे नुमा वेपन्स कैरी करते हैं
जो कि ठीक नहीं है। और गलवान में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, वो लंबे पोल्स लेकर आए थे जिन पर नेल्स लगी हुई थी, और इस बार भी ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ जो चीनी सैनिक थे उनके हाथों में इस तरह के वेपन्स थे और झड़प हुई, माइनर इंजरीज हुई। भारत के जो सैनिक थे वो पूरी मुस्तैदी से उस जगह पर बने हुए थे, और जब चीन के सैनिक वहां आक्रामकता दिखाने की कोशिश करने लगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। चीन के सैनिकों को भी चोटें आई हैं क्योंकि रेजिस्ट किया भारत की सेना जो वहां पर मौजूद थी उसने। और ये जो पूरा इलाका है, त्यांगसे का इलाका, ये वन ऑफ द फ्रिक्शन पॉइंट्स है जो पूरी LAC का विस्तार है। वहां पर अलग अलग ऐसे बिंदु हैं जहां पर डिफरेंस ऑफ परसेप्शन है, यानी चीन का मानना है कि वो उसका इलाका है लेकिन भारत का कहना है कि वो उसका इलाका है, और कॉन्फ्लिक्ट कई डेकेड से यहाँ पर बना हुआ है। और 2006 से कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें इस तरह की हिंसक झड़पें हुई हैं। गलवान की झड़प भी हमने देखी जो कि ईस्टर्न लद्दाख में हुई थी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ये जो झड़प हुई है यांगसे में, यहाँ पर माइनर इंजरीज की बात की जा रही है। फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन जो भारत है उसने अपना प्रेजेंस बहुत ही मजबूती के साथ दिखाया है। डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेस का कहना है कि यहाँ पर चीन अक्सर अपनी मसल फ्लेक्सिंग करने की कोशिश करता है, अपना क्लेम लैंड दिखाता है अरुणाचल के कई इलाकों को, और इसी को काउंटर करने के लिए भारतीय सेना ने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया है, पूरा फोर्ट्रेस अपना तैयार कर लिया है। जो भारी हथियार अब तक वहां पर डिप्लॉय नहीं होते थे, गलवान के बाद वहां पर डिप्लॉय होने लगे हैं। चाहे हम ATACMS गन की बात करें, चाहे हम दूसरी तोपों की बात करें जो अब तक उस ऊंचाई पर नहीं डिप्लॉय की गई थी, लेकिन क्योंकि चीन की आदत है वो धोखा देता है। गलवान में उसने धोखा दिया, जिसके बाद हमारे डिप्लॉयमेंट्स को कई गुना बढ़ा दिया गया, और इस इलाके में भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, हमारे डिप्लॉयमेंट्स की मजबूती को देखते हुए चीन बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। और शायद यही वजह है कि ये झड़प त्यांगसे में हुई है। स्थिति फिलहाल सामान्य है, भारतीय सेना ने अपनी प्रेजेंस को मजबूती से वहां पर दिखाया है, और माइनर इंजरीज की बात हुई है। फिलहाल लोकल लेवल पर जो फ्लैग मीटिंग हुई है, लोकल कमांडर्स ने इस पूरे इंसिडेंट को संभाला है, इसको कंट्रोल किया है, और आगे भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस मुद्दे को चीन के सामने लेकर जाएगी और अपनी आपत्ति जाहिर करेगी। मैं राकेश जी आपके पास दोबारा आना चाहती हूं। कहीं ना कहीं चाइना इस वक्त किसी तरह से प्रवोक करने की कोशिश है। माना जा रहा है कि चाइना के PLA के सोल्जर्स ने कुछ पत्थरबाजी की थी भारतीय सैनिकों पर, जिसका करारा जवाब दिया। 11 दिसंबर की झड़प में भारत के सैनिकों ने कभी गलवान, कभी अरुणाचल में, क्या चीन किसी न किसी तरीके से LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के तरफ कहीं ना कहीं भारत को प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है इस वक्त, क्योंकि उस देश के अपने अंदरूनी हालात इस तरह है कि किसी न किसी तरीके से अटेंशन डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है वहां की जनता। बिल्कुल निश्चित तौर पर अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि शी जिनपिंग खुद अपने देश में घिरे हुए हैं जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर, और जिस तरीके से उन्होंने अपना नया कार्यकाल शुरू किया उसके बाद एक तरीके से उन्हें झुकना पड़ा लोगों के प्रोटेस्ट के आगे। तो लोगों का ध्यान कैसे भटकाया जाए, तो इसका बहुत सीधा सा एक एजेंडा है कि भारत के साथ जो सीमा विवाद है, देखिए उसको लगातार लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन प्रोवोक करना, गलवान में उसने प्रोवोक किया, भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। यहाँ पर 9/11 को किस तरीके से प्रोवोक किया गया, और इस इलाके में पिछले साल भी इसी तरीके की हरकत की थी चीन ने। 200 चीनी सैनिक इस क्षेत्र में घुसे हुए थे, वहां पर घुसपैठ की कोशिश की थी, तब भी भारतीय जवानों ने पीछे उन्हें खदेड़ दिया था। हालांकि तब कोई झड़प नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार वो लगातार पुख्ता रणनीति के साथ एक बड़ी तादाद के साथ पहुंचे हुए थे, जब खास तौर पर चीन के अंदर जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर, जिसका आपने जिक्र किया कि अपने घर में जिनपिंग घिरे हुए हैं, उसके बाद जो है वहां पर चीनी सैनिक पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद जो है भारतीय सैनिकों से उलझने की कोशिश करते हैं। तवांग का, अरुणाचल प्रदेश के तवांग का ये पूरा इलाका, चीन का ये इलाका, और दरअसल ये जो पूरा सीमाई इलाका है, इसको लेकर यहाँ पर, और खास तौर पर इसलिए भी जो बातें चीन को चुभती हैं कि जबरदस्त तरीके से जब से मोदी सरकार केंद्र में आई, अरुणाचल प्रदेश में खासतौर पर, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से डेवलप किया जा रहा है, ताकि चीन की किसी भी हरकत का आगे से मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, और भारतीय इलाकों की कनेक्टिविटी भी सीमाई इलाकों तक बढ़ी रहे। ये बिल्कुल आपने ठीक बात कहा कि चाइना जिस तरीके से अपने घर के अंदर घिरा हुआ है, शी जिनपिंग जिस तरीके से अपने घर के अंदर घिरे हुए हैं, कोविड पॉलिसी को लेकर वहां पर व्यापार किस तरीके से उसको नुकसान पहुंच रहा है, इसके बाद अगर अटेंशन डाइवर्ट करना है तो उसका बहुत सीधा सा तरीका यह है कि वहां पर सीमा को लेकर भारत से तनाव पैदा किया जाए। गलवान में इसी तरीके की हरकत हुई, डोकलाम, और फिर आप देखिए किस तरीके से अब करीब 2.5 साल बाद एक बार फिर से उसने बड़ा अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की है।
भारतीय सीमा पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास यांग से, जिसका जिक्र शिवानी कर रही थी, वहां पर उसने एक बार फिर से अनरेस्ट फैलाने की कोशिश की है। हाँ, ये एक बड़ी वजह, बिल्कुल आपने ठीक एनालिसिस किया, ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि शी जिनपिंग अपने घर में घिरे हुए हैं, उन पर सवाल उठ रहे हैं। राकेश जी हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त जो ताजा खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से 6 पीटीआई की खबर आ रही है कि 6 भारतीय सैनिक घायल हुए हैं। ये किस तरह की चोटें हैं, अभी इस पर कोई डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि दोनों तरफ से झड़प में इंजरीज हुई हैं और 11 दिसंबर की जो झड़प थी उसमें भारतीय सोल्जर्स ने चाइना के सोल्जर्स पर ज्यादा इंजरीज किए हैं, लेकिन 6 भारतीय सैनिकों के घायल होने की खबर भी आ रही है। आज फ्लैग मीटिंग भी हुई है दोनों तरफ के बीच में, और कमांडर्स ने जो फ्लैग मीटिंग की है उसमें आक्रोश कम करने की बात बताई जा रही है। अब इसका कितना जमीन पर असर होगा ये देखने की बात है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में ये जो ताजा झड़प की खबरें आ रही हैं, इसमें बताया जा रहा है कि पहले चीनी सैनिकों ने कुछ पत्थरबाजी की भारतीय सैनिकों पर और उसके बाद यहां से रिटेलिएशन हुआ। 6 भारतीय सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। किस तरह की चोटें हैं शिवानी जी, इस पर कोई आपके पास डिटेल्ड रिपोर्ट डिफेंस मिनिस्ट्री से, रक्षा मंत्रालय से आ रही है? नाविका जी, हम लगातार जो हमारे डिफेंस के सोर्सेस हैं उनसे जानकारी मुहैया करा रहे हैं और ये पता चल पा रहा है कि जो एक डंडे नुमा वेपन होता है वो आमतौर पर देखा गया है, चाहे वो हमने डोकलाम में भी देखा है, गलवान में भी देखा है, तो उस तरह के वेपन्स कैरी करते हैं जो पीएलए के सैनिक है खास तौर पर, क्योंकि भारतीय सेना अपनी संधि पर खड़ी रहती है, वहां पर वेपन्स नहीं ले जाती है और अनआर्म्ड कॉम्बैट के जरिए रेजिस्टेंस दिखाती है। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, भारतीय सेना वहां पर मौजूद थी, पत्थरबाजी की घटना से शुरुआत हुई, आक्रामकता से शुरुआत हुई और जो चीन के सैनिक हैं वो कई बार धक्का मुक्की भी करते हैं। हमने पहले भी तस्वीरों में, वीडियोस में देखा है, कई बार जब इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो हाथापाई होती है और चीन के सैनिक खास तौर पर वेपन सिस्टम्स, वेपन अपने जो होते हैं वो डंडे नुमा वेपन उसको कैरी करते हैं जिनको नहीं उनको कैरी करना चाहिए। कई बार उसमें वो कीले लगाते हैं, कांटे लगाते हैं ताकि वो धोखे से वार कर सकें भारतीय सैनिकों पर। हालांकि भारतीय सेना पूरी जाबाजी से वहां पर डटी हुई है और अनआर्म्ड कॉम्बैट के जरिए वो रिटेलिएट करती है और यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। तो पहले प्रवोक करने की कोशिश चीन की तरफ से की गई, पत्थरबाजी हुई, पत्थरबाजी में माइनर इंजरीज हुई हैं भारतीय सैनिकों की, जैसा कि आप भी बता रही थी और सूत्र भी बता रहे हैं कि लगभग आधा दर्जन भारतीय सैनिक माइनर रूप से यहाँ पर इंजर्ड हैं, उनका इलाज चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में ही। और लेकिन क्योंकि इतनी मजबूती से उन्होंने रिटेलिएट किया तो ये भी बताया जा रहा है कि जो चीन के सैनिक हुए हैं, जो उनकी जो संख्या है वो ज्यादा है, घायल होने की संख्या, जो घायल हैं चीन के सैनिक उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनकी जो संख्या थी उस वक्त ये भी बताया जा रहा है कि आमतौर पर पेट्रोलिंग के दौरान जो उनकी संख्या होती है उससे वो कहीं ज्यादा संख्या में वहां पर उस वक्त आए थे अपनी आक्रामकता को दिखाने, अपना क्लेम दिखाने, और वहां पर उन्होंने प्रवोक किया भारत की सेना को। वहां पर उन्होंने वेपन, डंडे नुमा जो हाथ में डंडे लेकर आए थे वो उन्होंने यूज किए, उसके अलावा पत्थरबाजी उन्होंने की, रिटेलिएशन हुआ भारत की तरफ से और दोनों ही तरफ के जो सैनिक हैं वो चोटिल हुए हैं। भारत के लगभग 6 सैनिक चोटिल हुए, लेकिन जो चीन के सैनिक चोटिल हुए हैं उनकी संख्या कहीं ज्यादा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत की मुस्तैदी कितनी ज्यादा है, भारत की तैयारी कितनी ज्यादा है। बिना हथियारों के भी जो चीन के सैनिक हैं उनकी आक्रामकता को कैसे यहाँ पर नियंत्रित किया है भारत की सेना ने, और ये एक बहुत ही बड़ी बात है, बड़ा संदेश भी है चीन के लिए, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टअप हो रहा है लगातार इस इलाके में। हम खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग की है हमने तवांग में, और हम वहां बुमला तक देख कर आए जहां पर बिल्कुल चीन और भारत की सीमा मिलती है। उस पूरे इलाके में कई ऐसे पॉइंट हैं जहां पर 1962 के बाद से ही चीन लगातार अपना क्लेम लैंड दिखाता है और ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश भी करता है अरुणाचल प्रदेश के कि वो असली हकदार है उस एरिया का। लेकिन भारत
वहां पर अपने डिप्लॉयमेंट्स के साथ, अपने हथियारों के साथ, अपनी डिप्लोमेसी के साथ पूरी तरह से डटा हुआ है। और ये भारत वो भारत नहीं है नाविका जी जो 50 साल पहले का भारत था जब चीन अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, फिराक में था। अब भारत बहुत बदल गया है। भारत की सेना पूरी तरह से तैयार है। अगर जरा सी भी हरकत चीन की तरफ से होती है तो हमारे सर्वेलेंस डिवाइसेस, हमारे रेडार सिस्टम्स, हमारे एक अपडेट आ रही है नाविका जी और शिवानी, वो अपडेट मैं जरूर बता दूं। और एनआई के हवाले से ये जानकारी और अपडेट ये आ रहा है न्यूज एजेंसी की ओर से कि चाइनीज सोल्जर्स तो इंजर्ड हुए हैं और उनकी संख्या भारतीय सैनिकों की तुलना में कहीं ज्यादा है। करीब 300 के आसपास सैनिक चीन के वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि भारतीय। आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगी राकेश जी, क्योंकि अभी जो ताजा खबर आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि जिस तरह की ये झड़प थी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आए दिन इस तरह की झड़प होती है। इसमें कुछ माइनर इंजरीज हुई है, फ्लैग मीटिंग भी हुई है जिसमें पूरा मामला कंट्रोल में लेने की एक बात कही गई है और दोनों तरफ से इस वक्त इस बात पर अग्रीमेंट है। और कहा यह जा रहा है कि इस तरह की झड़प और आमना सामना तकरीबन एलएसी पर हमेशा हम देखने को मिलती है। इस बार जिसको कह रहे हैं 10-20% अगर एक्स्ट्रा हुई है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। कमांडर्स उन एरियाज पर जल्दी ही इस पूरे मामले को अपने कंट्रोल में ले आए। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मेजर जनरल संजय स्वेन रिटायर्ड हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मेजर जनरल साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आज ये जो बात सामने आई है, ये झड़प कल हुई थी, कुछ पत्थरबाजी हुई थी जिसके बदले में कुछ भारतीय सैनिकों ने भी रिएक्शन किया और दोनों तरफ माइनर इंजरीज की बात बताई जा रही है। इस पूरे इंसिडेंट को हमें किस तरह से देखना चाहिए, क्योंकि हर किसी के मन में गलवान है, पर बताया यह जा रहा है कि गलवान के मुकाबले इस तरह के इंसिडेंट्स रोजमर्रा को देखने को मिलते हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि पहले तो जैसा आपने बताया कि ये एक छोटी घटना है बहुत, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से भारत की सेना ने अपना दृढ़ निश्चय दिखाया है, एक बार नहीं अनेकों बार, और जो एलसी है वहाँ परसेप्शन अलग है, लेकिन जो हमारे कमांडर्स को जो लाइन बताई गई है वो उसके जिम्मेदारी का इलाका है। वहाँ पर अगर कभी भी अतिक्रमण होता है तो उसका विरोध भारतीय सेना करती है और उसके करने में पूरी तरह से सक्षम है। आज जो चाइना जो सोच रहा है कि पुरानी भारत की सेना 1962 वाली है, वो अब बिल्कुल फर्क हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। ये बात चाहे वो गलवान है या जो बीच बीच में कभी भी इस तरह की आपस में मुठभेड़ होती है, भिड़ंत होती है, वहाँ पर भारतीय सैनिक अपना शौर्य दिखाते हैं। और एक तरह से जो हमारी सैंक्टिटी है, एलसी की जो एक लाइन को बरकरार रखना है, उसको बरकरार रखने की जो जिम्मेदारी है उस चीज को पूरी करते हैं। मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये 2014 की है और ये सांकेतिक तस्वीरें। इस तरह की आर्ग्यूमेंट्स और आई टू आई बिल्कुल एक दूसरे के सामने खड़े हो जाना चीनी सैनिकों का और भारतीय सैनिकों का कोई नई बात नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मुकेश कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार जी भी जुड़ रहे हैं, डिफेंस के मामलों में विशेषज्ञ हैं। और मुकेश कौशिक जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये जो ताज़ा इंसिडेंट है इसके बारे में कहा जा रहा है कि माइनर इंजरीज हैं। इस तरह की घटनाएं हर दूसरे दिन हुआ करती हैं एलएसी, जहां चाइना के सैनिक और भारत के सैनिक आमने सामने खड़े होते हैं। आप इन खबरों को कैसे देखते हैं और क्या इसे माइनर ही समझा जाए या इस वक्त जो इसमें इंटरेस्ट है और कुछ पॉलिटिकल दावपेच शुरू हो चुके हैं? असदुद्दीन ओवैसी जी ने एक ट्वीट कर दिया है कि पार्लियामेंट को इसके बारे में नहीं बताया गया। मैं पूछना चाह रही हूं आपसे कि आप इस पूरे इंसिडेंट को कैसे देखते हैं? नाविका जी, मुझे लगता है कि इसको गालवान की घटना की सिमिलैरिटी से तो बिल्कुल नहीं जोड़ के देखना चाहिए, क्योंकि जो तवांग सेक्टर के जिस यांगत्से इलाके में ये घटना हुई है वहां पर पिछले साल भी 300-400 चीनी सैनिक आए थे और उनको जिस मजबूती के साथ, जिस सख्त अंदाज में वापस कर देना चाहिए था, भारतीय सैनिकों ने कम से कम उनको 1-2 घंटे बैठा के रखा हुआ था, उनको घेर के रखा हुआ था और उनको वापस भेजा था। इस बार लगभग 500 सैनिक के वहां पर घुसने की खबर थी और बिल्कुल उसी अंदाज में उनका मुकाबला हुआ। और अगर
उन्होंने नहीं बात मानी तो ये फिजिकल मारपीट भी हुई और जिसमें सैनिक घायल हुए। भारतीय सेना कह रही है कि ये माइनर इंजरीज हैं, लेकिन संख्या को देखते हुए ये कुछ इसको हम लोग असाधारण घटना भले ही ना कहें, लेकिन सामान्य नहीं थी, क्योंकि 500-600 सैनिकों का प्रवेश करना, उनके बीच में हाथापाई होना, भारत के लगभग 10 और उनके लगभग 50 सैनिकों की घायल होने की हमारे सोर्सेज जो पुष्टि कर रहे हैं उसके हिसाब से ये एक असामान्य घटना तो है। हाँ, जहाँ तक ओवैसी का सवाल है या इसको राजनीतिक टूल देने का सवाल है, मैं एक डिफेंस के नाते उसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये जरूर बात है कि सरकार किसी बात को छिपाती नहीं है और हो सकता है कि संसद में पहुंचने तक का इशू ना रहा हो, क्योंकि सैन्य कमांडरों के बीच में लगभग 1-2 दिन बाद ही बातचीत हो गई थी। 9 दिसंबर की ये घटना है और 9 दिसंबर के बाद तुरंत बाद एक फ्लैग मीटिंग कमांडर ने की, डिसएंगेजमेंट हुआ और उस पर जो अमन कायम करने के उपाय थे वो वापस चले गए। तो ये अगर कोई राष्ट्रीय घटना ही नहीं मानती सरकार, इसको बड़ी बात नहीं मानती, तो संसद को सूचना देने की भी क्या जरूरत थी। जो माइनर बातें होती हैं उनको संसद में लाना और एक तरह से चीनी एजेंडे को पुष्ट करना है, क्योंकि वो चाहते ये है कि छोटी सी वो घटना करें। सही बात आपने कही कि अगर इस मुद्दे को संसद में रखा जाए तो चीनी एजेंडा आगे बढ़ेगा, लेकिन सवाल ये भी है और मेजर जनरल साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की बातचीत भी हुई G20 के साइडलाइंस पर बाली में। उसके बाद इस तरह की घटना अगर हो तो क्या लाजमी है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इसे लिंक करेंगी? नंबर 1 सवाल ये है। और नंबर 2, क्या शी जिनपिंग जिस तरह से अपने ही देश में कोविड के पॉलिसीज को लेकर घिरे हुए हैं, एक तरह की ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स है? नहीं, बिल्कुल दोनों बातों पे मैं एक बात टिप्पणी करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि इसको पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक देश की रक्षा का मामला है, सुरक्षा का मामला है और कहीं पे इसको पॉलिटिकल टूल नहीं दिया जाए। एक समय होता है, एक जब भी कोई देश की सुरक्षा का मामला है, सबको एक होना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं भी नेशन फर्स्ट वाली बात है, देश पहले, सबसे पहले वो रहना चाहिए। दूसरी बात, जो G20 में मीटिंग हुई है उसके बाद अगर इस तरह की घटना होती है, सामान्य है, लेकिन असामान्य जैसे अभी बता रहे थे कि 500 नंबर कम नहीं होते हैं। अगर 500 सैनिक आए हैं, ये एक बहुत बड़ी संख्या है सेना पर, उस जगह पोस्ट के ऊपर, और जिस प्रकार से भिड़ंत हुई है, इसका मतलब वो अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे, तार लगा रहे थे, जिसका भारत की सेना ने विरोध किया। और लाजमी बात है कि अगर हमें कहीं पर हमारी जो सीमा का अतिक्रमण होगा तो उसका जवाब देंगे, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, हमारा ये कर्तव्य है, और उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, उस करने के लिए वो सैनिक वहाँ पर तैयार रहता है। तो ये जो बात है कि जो चीन के अंदर जो हालात है, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो इस समय में शी जिनपिंग घिरे हुए हैं और उनको अपनी आम जनता को कुछ ना कुछ नैरेटिव सेट करना है, कुछ ना कुछ बातें बतानी है कि किस प्रकार से आज सीमा पर टेंशन है और उनका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं इस चीज़ से पूरी तरह से सहमत हूँ। और जो आज चीन की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है, चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर है या दुनिया भर से उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है, वहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी एक कोशिश है कि लोग, चाहे वो ताइवान हो या भारत हो या साउथ चाइना सी हो, इस प्रकार के मुद्दों पर लोगों को एक तरह से डाइवर्ट किया जाए, उनको भटकाया जाए। इस वक्त हमारे वरिष्ठ संवाददाता सृंजॉय चौधरी, सीनियर एडिटर की खबर आ रही है कि फ्लैग मीटिंग ब्रिगेडियर लेवल पे हुई थी। जो 3 भारतीय सैनिक इंजर हुए थे वो डेंजर से बाहर बताए जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे सृंजॉय चौधरी से फोन लाइन पर हम संपर्क कर सके। और दोनों तरफ से डिसएंगेजमेंट हो गई थी। जो फ्लैग मीटिंग थी वो भी 9 तारीख को जो झड़प हुई थी उसके बाद 10 तारीख को हुई थी, और 11 तारीख की झड़प के बाद अभी कोई इस तरह की मीटिंग नहीं हुई है। और ये भी बताया जा रहा है कि 2006 से ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है तवांग के सेक्टर में। और 9 दिसंबर 2022 PLA ट्रूप्स ने जो LAC के सेक्टर, तवांग सेक्टर में है, वो भारतीय सैनिकों के सामने एक फेस ऑफ सा किया
और उसके बाद ये माइनर इंजरीज हुई हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जितने भारतीय सैनिक हैं उससे कई ज्यादा चीनी सैनिकों को इंजरीज आई हैं। शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और शिवानी, कोई अंदाजा इस वक्त डिफेंस मिनिस्ट्री से कि 300 के करीब जो सोल्जर्स चीनी सैनिक अंदर आए थे उनमें से कितनों को घायल होने का नंबर क्या बताया जा रहा है? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि 6 भारतीय सैनिक अगर घायल हुए हैं तो चीनी साइड में घायल होने की संख्या बहुत ज्यादा है। नाविका में यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि लगभग 3 दर्जन चीनी सैनिक यहाँ पर घायल हुए, क्योंकि जो चीनी सैनिकों की संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी। ये भी कहा जा रहा है कि 500 से 600 के बीच थी, क्योंकि आमतौर पर जब पेट्रोलिंग होती है तो इतनी संख्या में सैनिक नहीं आते हैं वहां पर, लेकिन वहां पर वो अपना क्लेम बनाने के लिए, तार बांधने के लिए आए थे, साजो सामान के साथ आए थे, जिसको रोकने की कोशिश भारत के सैनिकों ने की। और इस दौरान ये झड़प हुई, आक्रामकता बढ़ी। पहले बातचीत के जरिए उनको पीछे करने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माने और वो आक्रामक शैली में बातचीत करने लगे, पत्थरबाजी करने लगे, धक्का मुक्की हुई, तार बांधने की कोशिश कर रहे थे उस पूरे इलाके में। और इस फेस ऑफ को देखते हुए भारतीय सेना ने भी पूरी आक्रामकता से वहां पर रिटेलिएट किया। भारत के जो इंजर्ड सोल्जर्स हैं उनकी संख्या यहाँ पर आधा दर्जन बताई जा रही है, लेकिन जो चीन के इंजर्ड सोल्जर हैं उनकी संख्या 3 दर्जन से ज्यादा इस वक्त बताई जा रही है। आमतौर पर चीन की आदत रही है कि वो छुपाता है, उसके लिए बेहद शर्म की बात होती है जब उसके सैनिकों को अच्छा रिटेलिएशन मिलता है भारत की तरफ से, और गलवान में भी उसने ऐसा ही किया था। जो उसके कैजुअलिटीज थी उसको छुपाता आया और अब तक छुपाता आ रहा है। लेकिन जो सोर्सेज हमें, जो टॉप मिलिट्री सोर्सेज इस वक्त बता रहे हैं कि क्योंकि चीन के सैनिकों की संख्या उस इलाके में इस झड़प के दौरान बहुत ज्यादा थी, तो जब रिटेलिएशन हुआ है तो जो इंजरीज हुई हैं वो भी बड़ी संख्या में हुई हैं। और चीन के लगभग 30 से ज्यादा सोल्जर्स यहाँ पर इंजर्ड बताए जा रहे हैं। ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है, धीरे धीरे जानकारी और अपडेट के साथ हमें मिल रही है। और भारत के आधा दर्जन सोल्जर्स माइनर इंजरीज के साथ इस वक्त ट्रीटमेंट में है। हालांकि ये घटना इंडियन आर्मी के स्टेटमेंट के तहत बताई जा रही है कि 2006 से लगातार इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन क्योंकि इतनी इंजरीज हुई हैं तो जाहिर तौर पर ये गंभीर बात है। और चीन की तरफ से इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों का उस त्यांगसे के उस फ्रिक्शन पॉइंट पर पहुंचना, आक्रामकता दिखाना, धक्का मुक्की करना और हाथों में तार लेकर आना वाकई में एक बार फिर दिखाता है कि चीन ने एक बार फिर गुस्ताखी की है। और कोशिश भारत की तरफ से हमेशा ये की जा रही है कि बातचीत के जरिए ये पूरा मसला हल हो, और इसीलिए डिप्लोमेटिकली और कमांडर लेवल मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। लगातार भारत ने जोर दिया है कि जो भी कुछ होना है बातचीत के जरिए होना है, हल निकाला जाना चाहिए। चाहे वो पैंगोंगसो के नॉर्थ और साउथ से जब हमने देखा डिसएंगेजमेंट हुआ है, उसके बाद भी कई पॉइंट से गोगरा से डिसएंगेजमेंट हुआ है, लेकिन डेप्सांग का इलाका है, डेमचौक का इलाका है, और उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह के फ्रिक्शन पॉइंट्स बने हुए हैं। और ये जो इंसिडेंट है ये दिखा रहा है कि कितना ज्यादा मसल फ्लेक्सिंग दिखाता है, डेस्परेट हो गया है चीन इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि भारत लगातार वहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहा है, अपने डिप्लॉयमेंट्स रीबैलेंस कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ वहां पर बढ़ा रहा है, सर्विलेंस अपना बेहतर कर रहा है। तो चीन कहीं ना कहीं अपना क्लेम दिखाने के लिए इस तरह की हरकतों से बाहर नहीं आ रहा। बिल्कुल शिवानी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, जब ब्रिगेडियर लेवल की टॉक्स हुई हैं, इस झड़प जो चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच में हुई है, ब्रिगेडियर लेवल की टॉक्स होने के बाद क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये झड़प एक सीरियस लेवल की थी? इसके बाद आने वाले समय में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी अगर भारत की तरफ से सोचा जाए तो? बिल्कुल, देखिए, अगर फॉर्मेशन कमांडर लेवल की बातें हुई हैं, क्योंकि जनरली अगर कोई लोकल एक्शन होता है तो जनरली कंपनी कमांडर लेवल या बटालियन कमांडर लेवल की जो फ्लैग मीटिंग्स होती हैं, लेकिन अगर फॉर्मेशन कमांडर लेवल की मीटिंग हुई है तो यकीनन इसका संज्ञान भारत ने और दोनों देशों ने काफ़ी सीरियसली लिया है, और ये जो एंगेजमेंट है इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रही बात, देखिए, 9 तारीख को एक इंसिडेंट हुआ है, फिर उन्होंने एक रिपीट इंसिडेंट दर्ज कराया है, तो भारत को वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए और उसको एक अग्रेसिव डिफेंसिव पोस्चर का अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि भारत को कभी भी ये इम्प्रेशन
चीन को नहीं देना चाहिए कि भाई हम इस पे चिंता और चिंतन करेंगे। और भारत की जो सेनाएं हैं, खासकर जो ईस्टर्न कमांड में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, सरकार ने काफी अच्छे कदम लिए हैं। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी एक कारण हो सकता है चीन में जिस तरह की सुगबुगाहट है या उसकी जिस तरह चीन ने चिंता जाहिर की है और इस तरह के लोकल जो एक्शंस हैं उनको अंजाम दिया है। 1996 माफ से लेकर कीजिएगा ब्रिगेडियर दत्ता जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगी क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस वक्त अगर भारत के 3 सैनिक घायल हुए हैं तो 20 एक सैनिक चीन के घायल होने की खबर आ रही है। और ये 20 सैनिक जो चीन के घायल हुए हैं, इन पर जवाबी एक तरह से हमला किया भारत के सोल्जर्स ने, क्योंकि यहाँ पर 300 चीनी सैनिक घुसपैठ करने की कोशिश में थे और भारतीय सैनिकों ने उन्हें बिल्कुल चौंका दिया जब वो वहां पहुंचे। 6 भारतीय सैनिक इस वक्त घायल हैं, गुवाहाटी के अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इन्हें आउट ऑफ डेंजर बताया जा रहा है। लेकिन 20 एक सैनिक चीन के भी घायल हुए हैं और ब्रिगेडियर लेवल की टॉक्स के बाद ये पूरा मामला जब सामने आ रहा है तो पता चला है। हमारे साथ जनरल शंकर प्रसाद भी जुड़ रहे हैं। जनरल शंकर प्रसाद, नमस्कार और टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका स्वागत है। इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो कुछ फिक्र जरूर पैदा करती हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि माइनर इंजरीज हुई हैं और इस तरह की जो आमना सामना है चीन के सैनिकों और घायल के भारत के सैनिकों के बीच में आमतौर पर हर दूसरे महीने देखने को मिलता है। आप इस पूरे इंसिडेंट को कैसे देखते हैं और अगर ब्रिगेडियर लेवल की टॉक्स हुई हैं तो इसको आप किस लेवल ऑफ सीरियसनेस पर पाते हैं इस पूरी झड़प को? नाविक का सबसे पहला जवाब तो यह है कि बहुत सीरियस बात है। पूरे विश्व में ये बात चल रही है कि किसी तरीके से समझौते हो, लड़ाई ना हो। चाइना कई दफा कह चुका है कि हम अब लड़ाई नहीं करना चाह रहे इनडायरेक्टली, लेकिन हमें उसमें कोई भरोसा नहीं होता। हम लोग कई सालों से कह रहे हैं कि चाइना एक ऐसा देश है जिस पर किसी हालत में भी भरोसा नहीं किया जा सकता, और उन्होंने दोबारा कई दफा पहले साबित कर चुके और दोबारा आज फिर साबित कर दिया। वो हर समय इस ताक में रहते हैं कि कहीं ना कहीं हम एक टैक्टिकल पोजीशन को ले लें, जिसको हम लोग पहले से भी कह रहे हैं कि सलामी स्लाइसिंग वो लोग करने की कोशिश करते हैं और वहां से उनको डिसलॉज करने के लिए मुश्किल हो जाता है और फिर दोनों तरफ से झड़प होती है, कैजुअलिटीज होती है। तो आपने जिस तरीके से बताया कि वह झड़प हुई है, कैजुअलिटीज हो रही है, तो ये आपने चित्र भी दिखाए इसके। अब चित्र आज के ही है कि किसी और पुराने है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये बात समझ में आ रही है क्लियरली कि चाइना कैन नॉट बी ट्रस्टेड। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड एट ऑल टाइम। चाहे जितनी भी बातचीत हो जाए, चाहे कुछ भी चाइना के संग हो जाए, जिस तरह से हमारे फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि रिलेशन विद चाइना आर नोवेयर नियर नॉर्मल, तो हम लोग नॉर्मलसी की तरफ तो कहीं पहुंचे ही नहीं अभी। तो हमें तो आर्मी की तरफ से, डिफेंस सर्विसेज की तरफ से, पॉलिटिकल गाइडेंस की तरफ से, डिप्लोमेटिक तरफ से एक बहुत चौकन्ना रहना है कि इट कैन हैपन एनीवेयर। वी हैव अ लॉन्ग बॉर्डर विद चाइना। ये तो आप शायद मेरे ख्याल से तवांग की बात बता रही हैं। हो सकता है कि कल को दिप्सांग प्लेन में कुछ हो जाए, हो सकता है कल को फिर कैलाश रेंज में कुछ हो जाए, और वो ये लोग चाइना ये सोच कर बैठा है कि शायद इतनी ठंड के मौसम में भारत सेना शायद काम नहीं कर पाएगी, नहीं चढ़ पाएगी, और वहाँ ठंड की वजह से वो भारत सेना को कब्जा। लेकिन ये वो भूल रहे हैं कि भारत सेना के जवान वेल एक्लेमेटाइज हैं, चाहे लद्दाख में हो, चाहे तवांग में हो, चाहे कहीं भी हो, एंड वी आर वेल एक्लेमेटाइज फॉर हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर। हमारे पास सामान पूरा मौजूद है, क्लोथिंग मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, वेपन्स एंड इक्विपमेंट तैयार है। ये बात अवश्य याद रखिए कि जिस किस्म से चाइना वो फोर्स लेवल ला सकता है एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसको हम कहते हैं, उतनी फोर्स लेवल हम भी ला सकते हैं। अगर वो 5 बटालियन ला सकते हैं, हम भी ला सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वो अगर 10 गन या 20 गन या 50 गन आर्टिलरी के ला सकता है, हम भी ला सकते हैं। तो देयर इज समथिंग दैट द चाइनीज मस्ट अंडरस्टैंड कि वो जमाना गया 1962 वाला, कि जबकि वो हमें धकेल के कहीं भी भेजते और हम उसको पिटते हुए वापस आ जाएंगे। उनको शायद गलवान का लेसन अभी तक समझ में नहीं आया है। गलवान में वो पिट कर गए, हमारे शायद 20 जवान जरूर शहीद हुए थे, कुछ कर्नल साहब शहीद हुए थे, लेकिन ये वो भूल रहे कि उनके कितने शहीद हुए थे लद्दाख में। तो इस चीज को अगर चाइना सोच के रखेगा तो मैं समझता हूँ कि उनकी अक्लमंदी है। अगर वो इसी तरीके से अपनी बेइज्जती चाहते हैं वर्ल्ड के अंदर,
इसी तरीके से वो चाहते हैं कि जो उन्होंने रुतबा जमा रखा है एज ए वेरी मेजर मिलिट्री पावर, वो नष्ट हो जाएगी। मैं समझता हूँ आज काफी हद तक तो नष्ट हो चुकी है। जो हम लोग को भ्रम था, जिस तरीके से चाइना ने फैला रखा है, बड़ी खबर आ रही है जनरल साहब, मैं आपको जनरल शंकर प्रसाद आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगी क्योंकि बड़ी खबर आ रही है। पहली आर्मी की स्टेटमेंट आ रही है। हमारे सेना ने एक स्टेटमेंट दी है और कहा है कि कुछ इलाके LAC में, तवांग सेक्टर में, अरुणाचल प्रदेश में, जहां अलग अलग परसेप्शन है चीन और भारत के बीच में, जहां दोनों देशों के सैनिक पेट्रोल करते हैं और अपनी अपनी जगह को क्लेम करते हैं। ये 2006 से ट्रेंड चला आ रहा है। 9 दिसंबर 2022 को PLA ट्रूप्स यानी कि चीन के सैनिकों ने LAC तवांग सेक्टर में जो हमारे भारतीय सैनिकों ने उसको कंटेस्ट किया, जिस लाइन को वो अपना बता रहे थे उसे कंटेस्ट किया और बहुत दृढ़ता से सामना किया चीनी सैनिकों का। और इस फेस ऑफ में, इस झड़प में कुछ माइनर इंजरीज, छोटी मोटी चोटें आई हैं दोनों तरफ के लोगों को। जो बात हम बता चुके हैं सूत्रों के लेवल पर, वही पुख्ता किए हैं इस वक्त सेना ने। उन्होंने कहा है कि दोनों तरफ के बीच में डिसएंगेजमेंट जल्दी ही हो गई और इसके बाद कमांडर इन द एरिया के बीच में एक फ्लैग मीटिंग हुई और ये अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म्स पीस और ट्रैंक्विलिटी एस्टैब्लिश की गई। यानी कि दोनों तरफ से एक बार झड़प होने के बाद शांति और सद्भाव वहां पर वापस लाया गया। और जिस तरह से ये सेना की स्टेटमेंट आई है, ये बताया जा रहा है कि एक बार झड़प हुई, कुछ माइनर इंजरीज हुई, लेकिन उसके बाद शांति वहां वापस एस्टैब्लिश कर दी गई थी। के सिन्हा जी, मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल के सिन्हा, इस पूरे इंसिडेंट को आप कैसे देखते हैं? 9 दिसंबर की ये बात थी, फ्लैग मीटिंग शायद 10 दिसंबर को हुई है और उसके बाद सेना का ये स्टेटमेंट आया है इस वक्त। हालांकि पार्लियामेंट सेशन में आपको लगता है कि इस तरह की जो झड़प हुई है, जिस पर कुछ पॉलिटिक्स पहले से ही शुरू हो गई है, इसमें पॉलिटिक्स की जरूरत है या ये इस तरह की माइनर जो फेस ऑफ है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे परसेप्शन अलग अलग है चीन के और भारत के, कोई सीरियस मुद्दा इसमें है या नहीं? आपका अपना क्या परसेप्शन? जय हिंद। देखिए, ये इलाका जो है यांगसे का इलाका है। इस जगह पे मैं मेजर जनरल ऑपरेशन रहा हूं, पूरी ऑपरेशंस को देखी है लंबे समय तक। और आप जिस तरह से कह रही हैं 2006 से ये सेंसिटिव एंड डिस्प्यूटेड एरिया मुकर्रर है, ये मुकर्रर किया गया है। हमारे 23 सेंसिटिव एंड डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, उसमें से एक है। इस इलाके में हम टोटल डोमिनेशन है, यांगसे के ऊपर में जो हमारी डोमिनेशन है और हमारी संगड़े बनी हुई हैं। जो उनके अपोजिट में वो थांगला जो कैंप है, उनका थांगला रिज लाइन उस पड़ता है, उसके नीचे जो चाइनीज PLA का कैंप है, जहां पर उनके मोटराइज्ड जो एक बटालियन रहती है, वहां से ये आते हैं और भारी संख्या में आते हैं पेट्रोलिंग के, और आते हैं और झड़पें होती हैं और झड़पें बहुत हुई। इस बार मुझे ये खुशी है क्योंकि एक ज्यादा संख्या में झड़प होने के बाद उनके घायल किए गए हैं और खास करके मुझे ऐसा लगता है कि ये रिवर लाइन, जिस रिवर लाइन से वो क्रॉस करके आते हैं, उसमें उनको रोका गया है। तो हमारा इस बार बढ़त है और आपको ये जान करके बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इस इलाके में पहले चाइनीज करके चले जाते थे, मगर अब यदि करेंगे तो कैलाश रेंज से भी ज्यादा, जो डोकलाम में जो आपने देखा था हमारे गलवान में, उससे ज्यादा करने की क्षमताएं हैं। और शायद भारत ये कर रहा है क्योंकि हम अपने डिस्प्यूटेड एंड सेंसिटिव एरियाज में और भी एग्रेसिव होने वाले हैं, क्योंकि हम वहां पर देखिए पूरा जो माउंटेन स्ट्राइक कोर है वो भी एक तरह से ऑपरेशनलाइज्ड है। तो जो चीजें आ रही हैं, देश के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ठीक है, हम तो ये जरूर कहेंगे कि एक रूटीन झड़प है,
ये रूटीन झड़प है, क्योंकि जब मैं एमजीजीएस ऑपरेशन था तो 19 झड़पें हुई थी और हमें यह बोला जाता था कि आप इसमें रिस्ट्रेंड करें, मगर चीजें अब भिन्न हैं, क्योंकि वो कहता है 90,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ कंप्लीट अरुणाचल, वो कहता है वो साउथ तिब्बत है। मेरा ये मानना है कि आज न कल पूरा का पूरा ये चीज एक्टिवेट होगा, तो हमें प्रोएक्टिवली, और शायद भारत की सेना ऐसा करने की क्षमता रखती है और उनको जो मुंहतोड़ जवाब मिला है, ये हम कभी नहीं कहेंगे। ठीक है, ये रूटीन झड़प के बाद यदि हम कह रहे हैं कि 20 को हमने घायल किया है, तो ये एक बहुत अच्छी संख्या है जो कि आप गलवान में देखी थी या उसके बाद आपने देखा था कैलाश रेंज पे। हमें प्रोएक्टिव होना होगा। बिल्कुल, आपने सही कहा, प्रोएक्टिव रहना है। मैं एक क्विक राउंड लेना चाहती हूं। संजय स्वेन जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछूंगी कि यहां पर झड़पें होती रहती हैं, लेकिन इस नई झड़प से संकेत किस चीज के मिलते हैं? क्या यहां इस वक्त एक्टिविटी बढ़ सकती है? हमें चौकन्ना चीन के मामले में हमेशा रहना चाहिए, लेकिन यहां बढ़ने का अंदेशा अब इस वक्त कुछ ज्यादा होगा आपकी समझ से? नहीं, दो बातें हैं। एक तो यह है कि जिस प्रकार से ये हुआ इंसिडेंट, ये वाकई में जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं। इसका मतलब चीन कहीं ना कहीं अपना टेस्टिंग द वाटर, जिसको कहना चाहिए, वो कर रहा था कि क्या रिएक्शन रहता है। और जो अब बात, जो बदलाव जो आया अभी, वो यहाँ बदलाव ये आया है कि पहले हम लोग डिफेंसिव रहते थे, जैसे जनरल सिन्हा भी बता रहे थे, कोई रिपोर्टिंग नहीं होती थी, रेस्ट्रेन रखो। लेकिन आज भारतीय सेना ऑफेंसिव हमेशा से रही है, लेकिन जो गाइडेंस है कि खुला हाथ मिला हुआ है सेना को, खुला हाथ है कि जो मर्जी करो, लेकिन भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, और यही भारत की सेना कर रही है। वहां पर जो दमखम दिखाया है, ये छोटे छोटे जो एक्शन होते हैं, ये साइकोलॉजिकल बिल्डअप करते हैं। यहाँ जिस प्रकार से हमारी एक विन है, जो जीत है, ये दिखाती है कि आज भारत की सेना का मनोबल क्या है, भारत की सेना की सोच क्या है, आक्रामक सोच है, वो किस प्रकार से दब नहीं रहे हैं। ये जो बात है, और यही बात उल्टा जाती है चीन के खिलाफ, जो चाहे गलवान हो, यहाँ भी हमने देखा है। बिल्कुल। और जनरल शंकर प्रसाद, मैं यही कहना चाहती हूं कि भारतीय सैनिकों ने 300 चीनी सैनिकों का सामना किया, उनके 20 घायल, हमारे 6, और जिस तरह से जवाब दिया है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि वीर हमारे सैनिक जो बॉर्डर पर हैं, वो हर वक्त तैयार और तैनात रहते हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि ये चीन बार बार इस तरह से क्या प्रवोक करने की कोशिश करता है, और प्रवोक अगर करेगा तो क्या इस वक्त भारत से कोई भी देश शायद सामना करने से पहले उसे 10 बार सोचना पड़ेगा? जनरल शंकर प्रसाद जी। जी देखिए, आपने कहा था कि परसेप्शन की बात है। इस चीज को मैं पहले बता दूं आपको कि ये मसला आज का नहीं है, मसला 20-25 साल से चल रहा है। जब हम लोग सर्विस में थे तब से चल रहा है। परसेप्शन का प्रॉब्लम ये होती है कि चाइना की जो मैप्स हैं उनके स्केल फर्क है हमारे मैप्स के स्केल से। तो जो लाइन हम मैप पर ड्रॉ करते हैं वो उन्हें सूट नहीं करती, जो वो ड्रॉ करते हैं हमें सूट नहीं करती। कम से कम 10-12 दफा हर एक इलाके में परसेप्शन लाइन की बात होती चली आ रही है। वो कहते हैं हमारा परसेप्शन ये है, और हम कहते हैं हमारा परसेप्शन ये है। लेकिन इस तरह की जब मुठभेड़ होती है, उसमें ये वो साबित करना चाहते हैं कि जिस इलाके में हम आ गए हैं वो इलाका हमारा है, वही हमारी परसेप्शन लाइन है, और यहीं पर हम डटे रहेंगे। जिस तरह से कि वो दिप्सांग प्लेन में डीबीओ में कर रहे हैं, तो डीबीओ में बैठे हुए कहते हैं जी यहाँ पे हमारी परसेप्शन लाइन है, लेकिन परसेप्शन लाइन तो उससे कितने किलोमीटर पीछे है। तो इसी तरह से ये आज यहाँ पर इस्तेमाल है, और पिछले 8 से नहीं, पिछले 25-30 साल से इनका ऑब्जेक्टिव यही रहा है कि हम परसेप्शन लाइन पर जाके किसी तरह से बैठ जाएं और कहें जी हमारी परसेप्शन लाइन तो यही, और हम यहाँ बैठे हैं, ये इलाका हमारा है। This is what we have been saying continuously कि सलामी स्लाइसिंग। लेकिन हमारे वीर सैनिक इस तरह की छूट ना चीन के सैनिकों को देंगे, ना चीन के सैनिकों को ऐसे सपने कभी देखने चाहिए। ये सिख और जाट हमारा रेजिमेंट था जो तैनात था और मुंह तोड़ जवाब दिया है। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं
300 सैनिक चीन से जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस तरफ आने की कोशिश की उन्होंने, जो भारत के सैनिक जानते हैं कि ये भारत की जमीन है, तो उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया चीनी सैनिकों को और चीनी सैनिक चौंक गए। भारतीय सैनिक 6 घायल हुए, 21 सैनिक चीन के घायल हुए और जिस तरह का मुंह तोड़ जवाब दिया भारत के सैनिकों ने, बस एक ही शब्द निकलता है उनके लिए हमारे दिल से, वीर जवान हमारे, जय हिंद।